अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली फ्राइडे को फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल का जो है वो बजट प्रेजेंट किया है। ये बजट जो है काफी सिग्निफिकेंट है इस हिसाब से कि वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ अ पैंडेमिक। कोविड की वजह से जो है वो मैक्रो इकोनॉमी हमारी भी ग्लोबल भी काफी हद तक जो है वो इफेक्ट हुई है। तो उस वजह से इस बजट की काफी सिग्निफिकेंस है गोइंग फॉरवर्ड। जो मैक्रो इकोनॉमी को अभी जो विजिबिलिटी है वो काफी लो है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा आगे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर और फिस्कल बैलेंस के ऊपर, करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर, काफी चीजों पे। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा व्यू इस पे शेयर कर रहे हैं कि क्या हमें लगता है गवर्नमेंट ने क्या मतलब नंबर शेयर किए हैं, वो फिर उनके हमारे थोड़े कमेंट्स। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक जो इस दफा की परफॉर्मेंस है वो, और आगे जो इंडिकेटर्स या टारगेट्स हैं उनके ऊपर। तो ये जो साल है था वो बड़ा यूनिक था। इसके अंदर जो है शुरू में एक मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और दूसरे हमारे जो इंडिकेटर्स थे वो मार्च वो ठीक चल रहे थे। IMF के जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पे थे और उस हिसाब से काफी जगह पे हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट की थी, फिस्कल साइड के ऊपर, टैक्स कलेक्शन के ऊपर और मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी इनिशियली टारगेट इस दफा 4% का था। बट हुआ ये कि मार्च के अंदर जो है वो कोविड ने जो है वो ग्लोबली वो स्प्रेड हुआ, पाकिस्तान में भी स्प्रेड हुआ। उस वजह से जो है पिछले 3 महीने में जो है वो सारे जो इंडिकेटर्स हैं कि वो चेंज हो गया और जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी जो स्टांस था वो हट के ग्रोथ से मतलब सर्वाइवल मूव पे और किस तरह इससे प्रूव करना है उस तरफ चला गया। तो इस सिलसिले में पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो या इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि देखें इस साल इनिशियली जो है वो टारगेट जीडीपी ग्रोथ का जो है वो 4% था, बट हुआ ये कि बिकॉज ऑफ कोविड जो है वो चीजें उस तरह से इकोनॉमी को बिल्कुल शट करने गया। मैं पहले थोड़ा सा कोविड को समझा सकता हूँ कि कोविड है क्या चीज, किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया। देखिए कोविड का जो इम्पैक्ट है इट इज लाइक अ नेचुरल डिजास्टर कि ये इसने आपकी एग्रीगेट डिमांड को भी इम्पैक्ट कर दिया है और एग्रीगेट सप्लाई को भी इम्पैक्ट कर दिया है। तो जो घर से निकल नहीं रहा है, काम नहीं कर सक रहे हैं, तो सप्लाई भी इफेक्ट हो गई है और डिमांड भी अफेक्ट। सेकेंडली इसने जो इसका जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो आया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और सर्विसेज के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सर्विसेज है या समझ लेंगे उसका जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है जैसे होलसेल, रिटेल ट्रेड और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, वहां इसने हिट किया। अनफॉर्चुनेटली इन सेक्टर्स में जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयमेंट भी काफी होती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ इसने काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। जो इस दफा जो जीडीपी ग्रोथ वो हमारी जो है वो नेगेटिव में गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है। अभी 9 मंथ में इकोनॉमिक सर्वे आया है। इस दफा थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे डिफरेंट है कि उन्होंने फुल ईयर जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में ले लिया है आखिरी क्वार्टर का। जो हिस्टोरिकली होता था वो 9 मंथ के नंबर पे होता था, लेकिन इस दफा ये फुल ईयर का थोड़ा सा एक पिक्चर आपको दिखा रहा है। आखिरी 3 महीने इन्होंने जो है कोविड के साथ एस्टिमेट कर लिए। तो जीडीपी ग्रोथ आपकी जो है इस दफा नेगेटिव 0.4% गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है और इनिशियली जो है 4% टारगेट, ठीक है। इसमें ये है कि समझ लें कि 1951 के बाद मेरे ख्याल है पहली दफा पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई है इस साल के अंदर। और लाइक आई सेड जो इसका जो ब्रांड है वो आपको नजर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर। जैसे अगर मैं ब्रेकअप देखता हूँ रियल जीडीपी ग्रोथ का तो एग्रीकल्चर ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है। 2.7% जो है वो पॉजिटिव मतलब ग्रोथ एग्रीकल्चर की एस्टिमेटेड है। उसमें मेजर क्रॉप्स की ग्रोथ काफी अच्छी है, मतलब समझ लें मेजर क्रॉप्स नहीं अदर क्रॉप्स जैसे सब्जियां हैं और दूसरी चीजें अच्छी है। तो उसने आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा जो है संभाला दिया है, तो पॉजिटिव है। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है 2.6%। फिर हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें नजर आता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। डेफिनेटली उसके लिए लोन की चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट भी है, सब कुछ, तो वो सब कुछ शुरू किया था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो आपको काफी जो है वो नेगेटिव नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग -5.6% है,
लार्ज स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग वो 7% से नेगेटिव नजर आ रही है। इसी तरह से फिर इसका हम फॉलो अप देखते हैं सर्विसेज पे, तो जो इससे रिलेटेड है होलसेल, रिटेल और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहां आपको नेगेटिव ग्रोथ मिलेगी। तो ये इस वजह से जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारी नेगेटिव हो गई है। गोइंग फॉरवर्ड अगले साल अगर हम जाते हैं तो गवर्नमेंट ने जो है ना थोड़ा सा जो टारगेट रखा है उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा है। जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी है कि हमें पता नहीं है हम कोविड से कब बाहर निकलेंगे। तो अगले साल ग्रोथ का टारगेट हमारा है वो 2% से थोड़ा सा ऊपर आगे से रखा है इन्होंने। तो वो उसमें भी यही है कि एग्रीकल्चर में उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी थोड़ा सा देख रहे हैं। सेकेंडली जो है वो सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी थोड़ा सा स्लो डाउन उनको लग रहा है कि आगे चलेगा। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बस नॉमिनल सी है, 0.1% जो है ये इंडस्ट्री की ग्रोथ नजर आ रही है अगले साल के अंदर। ठीक है, आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि फिस्कल साइड पे जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो इनिशियली टारगेट था दैट वाज 5.5 ट्रिलियन अराउंड, वो जो है शुरू से ही थोड़ा सा इल्यूसिव था, हमें लग नहीं रहा था वो अचीव करेंगे। लेकिन ये है कि 4.7 4.8 यहाँ तक गवर्नमेंट हमें लग रहा था चली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि कोविड के बाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टैक्स है वो ओवरवेलमिंगली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही है। टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग से मैक्सिमम तकरीबन आती है 2/3 से ज्यादा। तो वहां उसकी वजह से जो है रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बिल्कुल समझ ले रुक गई आखिरी 2-3 महीनों में। तो अब गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट रेवेन्यू कलेक्शन का है वो काफी हद तक डाउनवर्ड रिवाइज करके 3.9 ट्रिलियन कर दिया। दूसरी तरफ जो है एक्सपेंडिचर थोड़े से कोविड रिलेटेड जो है बढ़ गए। एहसास प्रोग्राम को उन्होंने एक्सटेंड किया, थोड़े से बेनिफिट आगे एक्सटेंड किए, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दिया। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़े से हायर साइड पे हो गए। तो जो इस साल फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट सेज कर रही है वो 9.1% ऑफ जीडीपी तक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा इससे ऊपर भी चले जाए, क्योंकि 3.9 भी जो है जून में जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो जो इनिशियल टारगेट था उससे काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। ये सेकंड ईयर इन अ रो है कि फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अगले साल जो गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट कर रही है वो 7% करेगी। उसमें यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन का गवर्नमेंट ने टारगेट जो है अगले साल का अभी आएगा वो 4.9 ट्रिलियन रख दिया है, तो 27% ग्रोथ है। इसके लिए देखें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। उसकी वजह यह है कि अगले साल जो नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ है वो आई गेस 10% होगी, यहाँ 27% तकरीबन ग्रोथ गवर्नमेंट दिख रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्योंकि इस साल जो है वो कई टैक्सेशन मेजर्स भी नहीं लिया, क्योंकि रिलीफ ओरिएंटेड थोड़ा सा बजट को इनिशियली रखा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो है ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा टारगेट है। एज द ईयर प्रोग्रेसेस इसमें कोई एडजस्टमेंट्स होंगी। टैक्स कलेक्शन साइड पे तो शायद बहुत ज्यादा ना कर सके, लेकिन हो सकता है कि एक्सपेंडिचर साइड पे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर साइड पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना करेंगे। मे बी अगर इकोनॉमिक रिकवरी आ जाए तो कोई और टैक्सेशन मेजर्स हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के एंड पर इनको लेना पड़ जाए। तो ये है कि इनिशियली जो है वो हमारा ये जो है कि ये थोड़ा सा फिस्कल का जो टारगेट है थोड़ा सा हमें एम्बिशियस लगता है। ठीक है, बाकी में थर्ड जो एक इम्पोर्टेंट नंबर होता है इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन जो है वो इस साल जो है गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है 10-11%। इसमें इस साल इंक्रीज आया है। उसकी वजह ये है कि इट इज मेनली कॉस्ट पुश। हुआ ये था कि पिछले सालों में बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस होती हैं चीजों की, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और बहुत सी चीजें गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने बढ़ाई नहीं थी। इन्होंने ये सारी चीजें बढ़ाई, फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ाई, उसमें भी नहीं बढ़ाई गई थी टाइमली। तो उसका एक सेकंड राउंड इम्पैक्ट आता है दूसरी चीजों के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे आता है। इस वजह से इन्फ्लेशन जो है इस साल आप समझ लें थोड़ा सा 10-11% तक होगा। नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है वो 6.5% रखा है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये है कि इसकी वजह थोड़ा सा कम होने की इन्फ्लेशन ये है कि अभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं। एक तो अगर मैं सप्लाई साइड पे देखता हूँ, दूसरी कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे हैं। और थर्डली एग्रीगेट डिमांड भी अभी हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी कमजोर है। तो इस वजह से डिमांड पुल भी मतलब फैक्टर्स नजर नहीं आते ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और कॉस्ट पुश भी नजर नहीं आते।
थर्डली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक बेस इफेक्ट भी है जो हमें जो है ना जिसका बेनिफिट मिलेगा इन द फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि सेकंड लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन का जो बेस था वो ज्यादा था। इस साल वो बेस नहीं होगा तो हमें नंबर वैसे भी एनुअलाइज, जैसे हम जून से आगे जाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर टिल जनवरी, ये नंबर हमें नीचे नजर आएंगे, मे बी 5 से 6% के दरमियान टिल जनवरी जो है। ये भी एक हमें जो है ना नंबर नजर आएंगे इसके अंदर बेस के भी, जो जनवरी में जाके फिर वॉश आउट होने लगेगा। तो इनिशियली इन्फ्लेशन कम रहेगा, बट हमारी फीलिंग ये है कि 6.5 एवरेज, 6.5 to 7 जो हमारा असेसमेंट है वो रह सकता है। बट ये है कि इसमें फर्स्ट हाफ में इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होगा, बट सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन थोड़ा सा जो है ना ऑन द हायर साइड जा सकता है बियॉन्ड जनवरी, बेस इफेक्ट के रिवर्सल की वजह से। सेकेंडली एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव करेगी, जो डिमांड को थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो सकता है। कॉस्ट पुश भी हमें यही लगता है कि हल्के हल्के से ऑयल प्राइसेस ग्लोबली रिकवर करेंगे, मे बी $40 to $50 के बैंड में आ जाएं, तो वहां से भी थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस भी अभी नहीं बढ़ाए हैं, तो हो सकता है जनवरी से आगे थोड़ा सा वो भी बढ़ाने पड़ जाए। तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन लाइक 8, मे बी 8.5 या 8 तक कहीं पहुंच जाए। फर्स्ट हाफ में जो है वो 5-6%, तो मिला के 6.5 हो जाएगा अगले साल इन्फ्लेशन का नंबर। एक और जो इम्पोर्टेंट आखिरी वेरिएबल हम जो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, वो है एक्सटर्नल करंट अकाउंट बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन। यहाँ पर ये है कि इस साल हमें जो है एक्सटर्नल करंट अकाउंट में काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो पहले 10 महीने के नंबर हैं वो भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही जो है वो कंट्रोल में रहा है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने काफी स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए हैं, करेंसी को जो है वो सही, मतलब एक ओवर वैल्यूड हमारी करेंसी थी उसको सही रखा है, उसने इम्पोर्ट्स को आपकी जो है इफेक्ट किया है, एक्सपोर्ट्स आपकी थोड़ी सी जो है वो बढ़ी है। सेकेंडली कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा ऑफ लेट नीचे आई हैं, तो ये है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है आपका, इम्बैलेंस बल्कि वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ठीक है, रेमिटेंसेस भी स्ट्रॉन्ग रही है, करंट अकाउंट इस दफा जो है वो काफी बेहतर हो गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मतलब हमारे लिए पिछले साल में था, तो इस साल करंट अकाउंट मेरे ख्याल में हमारा जो है वो 4.5 बिलियन यही रहेगा। ऐसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बहुत ज्यादा नहीं, 1-1.5% तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट देखिए एक ही कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, दूसरा जो उसका साइड होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें हम बाहर से क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आती हैं या हम फंडिंग रेज करते हैं। तो वो इस साल ये है कि हम लोगों का वो भी कंफर्टेबल मतलब है, काफी हद तक रहा है। हमें फ्रेंडली कंट्रीज से काफी जो है पैसे मिल गए थे, सऊदी अरब से, दुबई से, चाइना से भी काफी सपोर्ट मिल गई थी। तो और ड्यूरिंग द ईयर थोड़ा सा हमारे टीवीएस में पैसा आया था जो खैर निकल गया थोड़ा सा। तो ये है कि ओवरऑल अगर हम सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की भी देखते हैं तो वो इस साल काफी बेहतर हुई है। लाइक आप देख सकते हैं करंट अकाउंट 13.4 बिलियन है, तो इस वजह से लगता है कि अगले साल भी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कंट्रोल में रहेगा। इसके एक और कंपोनेंट जो लगता है मुझे हमें बेनिफिट बहुत कर रहा है वो सर्विसेज का एरिया है। सर्विसेज के एरिया के अंदर जो है हमारा जो फॉरेन ट्रैवल वगैरह होता था वो ज्यादा होता था काफी, वहां पे भी थोड़ा सा लगता है कि डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा। इसी तरह हम फॉरेन शिपिंग सर्विसेज और दूसरी चीजें बहुत लेते थे, वहां पे भी थोड़ा सा जो है वो जो है ना हमें लगता है कि हमारा इम्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट रहेगी। थोड़ा सा जो वीकनेस हमें लगती है वो रिमिटेंसेस में लगती है, क्योंकि हमारा लेबर बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में, हमारी रिमिटेंसेस का हम ब्रेकअप देखते हैं तो 50% से ऊपर नियरली 60% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, तो वहाँ स्लो डाउन है। तो रिमिटेंसेस जो है वो थोड़ा सा पिछले साल से ग्रोथ ना हो सकता है, थोड़ा डिक्लाइन भी हो, तो लेकिन ओवरऑल ये है कि आप समझ लें कि करंट अकाउंट को जो डिक्लाइन है सर्विसेज की, इम्पोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स का गुड्स की, वो उसको बैलेंस कर लेगा। तो अगले साल में कंफर्टेबल शायद पोजीशन करंट अकाउंट पे हो। फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़ा सा ये है कि गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमारा जो डेट की रिपेमेंट है अगले 1-2 साल में वो काफी ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा रिफंड करने के लिए हम लोगों को जो है बात करनी पड़ेगी फ्रेंडली कंट्रीज से, या बायलैटरल जो है वो हमको थोड़ा रेज करनी पड़ेगी। लेकिन सिंस अभी सिचुएशन ऐसी है, हमें लगता है कि अगले साल में हमें जो है वो हमारे जो सारे लोन्स वगैरह हैं चाइना से या सऊदी अरब से या यूएई से, वो रोल ओवर हो जाएंगे। पेरिस क्लब ने ऑलरेडी कर दिया है, हो सकता है 6 महीने से आगे भी थोड़ा रोल ओवर हो जाए। तो ओवरऑल जो है एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो है ना वो पोजीशन मैनेजेबल रहेगी, रिजर्व जो है उनमें थोड़ा और एक्विजिशन होगी।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हमें ये लगता है कि अगले साल में बेहतर रहेगी। थोड़ा सा जो हमारी कंसर्न है दैट आई वुड लाइक टू शेयर वो फिस्कल साइड पर है कि फिस्कल साइड जो है वो हमारी जो है काफी टाइम से जो है ना काफी वीक चल रही है। उसकी दो तीन वजूहत हैं बड़ी, उनको स्ट्रक्चरली सही करने की बहुत जरूरत है। उसमें एक चीज ये है कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत कम है। रेवेन्यू कलेक्शन हमारी जो है वैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखते हैं एफडीआर की तो 10% के अंदर इस साल दोबारा से आ गई है। डेवलपिंग कंट्रीज की हमारे लेवल के जो है वो 15% तक होती है। तो वो बहुत जरूरी है कि वहां पे जो है थोड़ा सा काम किया जाए। इनिशियली गवर्नमेंट ने वहां पे अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन मेजर्स और चीजें नहीं ली है इस बजट के अंदर, मे बी रिलीफ ओरिएंटेड थोड़ा सा रखा है इनिशियली, बट ये एरिया जो है बहुत जरूरी है। इसमें मसला यही है कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज जो है वो काफी हद तक अंडर डॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड है, और ज्यादातर जो ब्रेंड है वो टैक्सेस का वो जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में अगर 19-20% अगर बनता है इंडस्ट्री का, तो टैक्स में वो 60% से ऊपर है। और ये चीज मतलब थोड़ी सी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर में एसओईज को जरूरत है कि उनके लॉसेस को कर्टेल किया जाए। और इसी तरह से एक और चीज मैं कहूंगा कि एनएफसी जो पास हुआ है उसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत है कि एक्सपेंडिचर और फेडरेशन के अंदर एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसको थोड़ा बैलेंस किया जाए। तो ये बस एक स्ट्रक्चरल चीज है इकोनॉमी में करने की जरूरत। तो यही मतलब कंक्लूजन है कि थोड़ा सा जीडीपी के अंदर हमें लगता है कि जो है ना हल्के हल्के से ग्रोथ आएगी। और फिर एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल जो है वो कोविड है, उस पर क्या होता है अगले दो तीन महीने में वो डिटरमाइन करेगी। दैट्स इट ऑन जीडीपी मैक्रो इकोनॉमी। आगे वसीम आप कंटिन्यू कर लें। ओके जी, ओके सलमान साहब। अच्छा, थोड़ा सा मैं सेलियन फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। काफ़ी डिटेल में सलमान साहब ने जो है वो इकोनॉमी के ऊपर अपना व्यू दिया है, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से भी। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है इस बजट में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहा है। थोड़ा बिजनेस कम्युनिटी को जो है थोड़े बेनिफिट्स देने की कोशिश की है इन्होंने। जैसा कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी बहुत सारे आइटम्स जिनके ऊपर लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी जीरो की थी, उनके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। रॉ मटेरियल्स के ऊपर इन्होंने कस्टम ड्यूटी के ऊपर रिलीफ दिया है। सीमेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एफईडी इन्होंने कम की है। इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटी स्टील्स के लिए जो है वो एक कम की है, वो एक पॉजिटिव मेजर है। तो ओवरऑल जो है फोकस जो था बिजनेस कम्युनिटी को बेनिफिट देना था ऐसे क्राइसिस के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर से इस वक्त इकोनॉमी चल रही है, ताकि हम वापस से ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा आ सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और अगर मैं मार्केट के हवाले से बात करूं तो कोई ख़ास मेजर जो है इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के हवाले से। अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो अनचेंज रखा है, 29% ही रखा है। सुपर टैक्स जो है बैंक्स के लिए एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आई वुड से कि ये एक न्यूट्रल इवेंट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम अपनी वैल्यूएशंस के अंदर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। एक मेजर जो इम्पैक्ट जो नेगेटिव हो सकता है मार्केट के हवाले से, वो रियल एस्टेट्स को जो बेनिफिट दिया है। होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 साल कर दिया है, और इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो तकरीबन हाफ कर दिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव है इनके हवाले से अगर हम बात करें रियल एस्टेट के हवाले से। और मार्केट के एंगल से ये थोड़ा सा वो एक नेगेटिव मेजर है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो जो है बैंक्स के लिए ओवरऑल बजट न्यूट्रल था। कुछ खास ऐसा चेंज नहीं थी। जस्ट एक इन्होंने जो है रेमिटेंसेस के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कम कर दिया है, सुपर टैक्स जो है वो कंटिन्यू किया है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की डेट अभी जो है वो अनाउंस होना बाकी है, और जो है और इसके अलावा कोई खास मेजर नहीं था बैंक्स के हवाले से। ईएमपीज के लिए अनचेंज्ड है, कोई चीज़ खास न्यू मेजर नहीं है। ओएमसीज के लिए भी कोई न्यू मेजर नहीं है। टर्नओवर टैक्स वही मेंटेन किया है। पावर के हवाले से बस ये है कि थोड़ा इन्होंने सब्सिडी की अमाउंट कम की है बजट के अंदर, लेकिन एक्चुअल सब्सिडी हो सकता है कि वो बजटेड नंबर से थोड़ी ज़्यादा ही हो। फर्टिलाइजर के हवाले से हम थोड़ा सा पॉजिटिव इस सेंस में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है 37 बिलियन रुपीज़ की जो है सब्सिडी अनाउंस की थी। उसके मैकेनिज्म जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो वो ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है इनका ऑफटेक जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि यूरिया प्राइसेस और डीएपी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकती हैं। बाकी अगर हम बात करें सीमेंट्स के हवाले से, तो पॉजिटिव चीज़ ये थी कि एफईडी इन्होंने कम किया। इसके अलावा पीएसटीपी
जो है वो रिलेटिवली बजटेड नंबर जो इस साल 2020 का रिवाइज नंबर था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है फेडरल का पीएसडीपी, और 30 बिलियन जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए हैं। टेक्सटाइल को भी थोड़ा पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से कि कंसेशन देने की कोशिश की है, ड्यूटीज़ वगैरह के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ रिड्यूस की है। एफएमसीजी के हवाले से पॉजिटिव कह सकते हैं हम थोड़ा बहुत कि इन्होंने जो है स्किम मिल्क पाउडर की ऊपर जो है वो ड्यूटी कम कर दी है, कुछ एक चीज़ों के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो 2% थी वो भी ज़ीरो कर दी है। बस ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर एफईडी थोड़ा सा वो बढ़ा दिया, जो कि स्लाइटली एक नेगेटिव चीज़ होगी। ऑटोज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एफईडी बढ़ाई है, 7.5% कर दी है डबल केबन पिकअप व्हीकल्स के ऊपर, जो कि इंडस के केस में, जीएचएनआई के केस में थोड़ा सा नेगेटिव है। एडवांस टैक्स जो है वो ज़ीरो कर दिया है 200 सीसी से कम की उसके ऊपर व्हीकल्स के ऊपर, जो कि अटलस, होंडा और साज़गार वगैरह के लिए पॉजिटिव है। तो इसी तरह से जो है अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर बात करूँ तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव, इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट्स के ऊपर स्टेज पे लगती है वो एपीआईज़ के ऊपर वो इन्होंने ख़त्म कर दी है, और सेल्स टैक्स कंसेशन वगैरह थोड़ा सा इन्होंने दी है। स्टील्स के ऊपर जो है रेगुलेटरी ड्यूटी कम की है, 12.5 से 6% और 17.5 से 11% कर दी है एचआरसी आयरन एंड स्टील के ऊपर। एडिशनल कस्टम ड्यूटी स्क्रैप के ऊपर ज़ीरो करने की बात की गई है, प्रपोज़ किया गया है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के ऊपर टैक्स जो है ₹1 कम कर दिया स्टील्स के ऊपर, जो कि एक मेजर इम्पैक्ट हो सकता है कुछ स्टील कंपनीज़ के लिए। टोबैको के लिए जो है मैं जो है आई वुड से कि थोड़ा नेगेटिव है, एफईडी वगैरह इसके ऊपर बढ़ाई है, और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल बजट एक न्यूट्रल था। तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर अगर हम देखें तो न्यूट्रल सा ही बजट आई वुड से कि जो है वो रहा है, और इकोनॉमी के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैं तनवीर साहब को कहूँगा कि वो अपने अगर कोई कमेंट्स जो हैं वो ऐड करना चाहें यहाँ पर तो। जी शुक्रिया वसीम सलमान, आपने काफी कम्प्रिहेंसिव व्यू दिया। मैं थोड़ा सा हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। कैपिटल गेन्स टैक्स जो इन्वेस्टर्स का है उस पर कोई खास चेंज नहीं आई। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स भी सेम रखा है गवर्नमेंट ने। कुछ चेंजेस जो आई हैं वो एक तो वीपीएस वॉलंटरी पेंशन स्कीम में एक क्लॉज थी जिसमें अगर आप अर्ली विड्रॉल करें या खुदा न खास्ता किसी की डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए तो उसमें 50% पोर्शन जो है वो टैक्स फ्री मिलता था लीगल हेयर्स को। तो एक तो गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो खुदा न खास्ता अगर डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए तो उस केस में 100% अमाउंट जो लीगल हेयर्स को या डिसेबल पर्सन को जो मिलेगी उस पर टैक्स विद होल्डिंग नहीं है, वो 100% एग्जाम्प्ट है। इसी तरह अगर कोई वॉलंटरी पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट लेता था तो उसमें एक ग्रे एरिया मौजूद था कि अगर वो इनकम पेमेंट प्लान में ऑप्शन ले लेते हैं तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता था कि 10 साल तक वो अगर उसमें रिटेन रहे तो उनकी टैक्स एग्जम्पशन है। बट अगर वो अर्ली विड्रॉल करें तो उसमें विद होल्डिंग का कोई इख्तियार नहीं था पेंशन फंड मैनेजर्स के पास। तो अब उसको एक अनोमली को उन्होंने रिमूव कर दिया और उसमें पिछले 3 साल की एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से पेंशन फंड मैनेजर जो है डिडक्शन कर सकेगा अगर वो 10 साल से पहले एग्जाम्पशन करें। तो उस क्लॉज को उन्होंने अलाइन कर दिया है। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट जो होगा वो हमारे इन्वेस्टर्स या जो लोग नेशनल सेविंग स्कीम और बैंक्स में डिपॉजिट रखते हैं तो पहले वहां पे जनरली विद होल्डिंग टैक्स की शरह जो है वो 10% थी। इसके अलावा जो टैक्स रेट थे वो जो चार्जेबिलिटी थी वो डिफरेंट थी कि अगर आपका यानी आपकी मुनाफे की अमाउंट जो है वो एक सर्टन स्लैब से ऊपर है तो मैक्सिमम वो 20 ज्यादा से ज्यादा 20% तक की टैक्सेबिलिटी थी, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स 10% था। तो उसको गवर्नमेंट ने इस बजट में ये प्रपोज किया कि उसको बढ़ा के 15% कर दिया जाए। लेकिन जो डिपॉजिटर है वो अगर एक सर्टिफिकेट दे देता है कि मेरी जो मुनाफे की रकम है वो 5 लाख से कम है तो उसका विद होल्डिंग 10% रहेगा। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है अगर एक डिपॉजिटर जो है उसका एक से ज्यादा बैंक या ज्यादा जगह पे डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो ये क्लियर नहीं है कि क्या वो हर इदारे को डिफरेंट सर्टिफिकेट देगा या ये सेंट्रलाइज हो सकेगा। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है जिसका लोग मे बी गलत फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमारे सरमायाकार जो है यूनिट होल्डर्स उनको इम्पेक्ट कर सकती हैं। वैसा में अच्छा सेशन रहा।
इस पे हम अप्रिशिएट करेंगे ये, जैसे ही हमारे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हो तो इस पे कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उनके जवाब कम से कम वक्त में आपको इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। शुक्रिया सोहेल, शुक्रिया वसीम। थैंक यू। Okay, thank you so much. Thank you.